वहां गुरुकुल से मैं गाय लेके आता था जो कंपटीशन में टॉप करती थी अपने आप में, और वहां दूध निकालने की भी कई बार कंपटीशन होता था। एक बार उसमें भी मैं फर्स्ट आया था दूध निकालने में। तो मैं बहुत बढ़िया पशुओं की सानी करना जानू हूँ और बढ़िया हल भी चलाना जानू हूँ, और भाई अच्छी तरह खेती बाड़ी को जानता और समझता हूँ। यूं मत सोचियो कि मैं भाषण देने थारे को बीच में बुला लिया। मैं वो बात करूंगा जो मैंने धरती पे प्रैक्टिकल करी है, और वो आपको दिखाने के लिए भी कहूंगा, जाके उसको आपने देखना भी चाहिए। मेरे किसान भाइयों, आप इस समय, अब मैं बातचीत करूंगा, ये संवाद है, भाषण नहीं है। अब मैं जैसे बोलूं आप मेरे पीछे बोलोगे कि नहीं? हाँ ना करोगे कि नहीं? मेरी बहनें नहीं बोली। अच्छा यूं बताओ, आप में जो खेती बाड़ी करते हैं वो हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, मैं धन्यवाद करता हूं अपने स्थानीय प्रशासन का और सरकार का कि पकड़ के नहीं लाए गए, सही किसान लाए गए। कई वैसा भी हो गया कि भीड़ करती लोग इकट्ठे कर लें, पर तुम सही आदमी मेरे को आज काबू में आए घने दिन के बाद, और आज आपको मजा होगा बातों में सुनकर। इस समय आप सब रासायनिक खेती करते हो, बहुत कम है। अच्छा यूं बताओ, जिस प्राकृतिक खेती का प्रचार मैं कई सालों से कर रहा हूं देश में, हरियाणा में भी कुछ लोग मेरे संपर्क में आए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर है किसानों का प्राकृतिक खेती का, उसमें ऐसे कोई किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं वो हाथ खड़ा करो। वाह भाई वाह, ये तो कई मिल गए मेरे साथी, आपके लिए भी धन्यवाद, बहुत बधाई। अब ये मेरे काम आएंगे, मेरा सहयोग करेंगे मेरे साथी। अब मैं बात शुरू करता हूं भाइयों। मैं आपकी तरह रासायनिक खेती गुरुकुल कुरुक्षेत्र में करवाता था। वहां लगभग 200 किल्ले हमारी जमीन है, और वहां 1600 बच्चे 19 प्रांतों के मेरे पास पढ़ते हैं। उस गुरुकुल को मैंने 40 साल तक अभी मैं चला रहा हूं। तो वहां यूरिया, डीएपी, कीटनाशक यूं छिड़कता था जैसे आप करते हो। एक दिन एक घटना घटी। एक किसान, वो खेती का कर्मचारी हमारा, स्प्रे कर रहा था आजकल धान में, और स्प्रे करते करते वो उसके मगज में चढ़ गया, वो बेचारा बेहोश होकर गिर गया डोले पे। तो दूसरा उसका साथी दौड़ा दौड़ा आया कि जी फलाना कर्मचारी तो बेहोश हो गया, दवाई छिड़क रहा था। तो हम उसने उठा के ले अस्पताल ले गए। 2-3 दिन में उसकी जान तो बचा ली हमने। पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि माँ बाप ने ये 1500-1600 बालक, एक एक 2-2 बालक हैं, वही मेरे को सौंप रखेगी, और इन बच्चों को मैं जो दाल, साग, सब्जी, गेहूं, अनाज अपने खेत में पैदा करता हूं, वही इन बच्चों को मैं खिलाता हूं। यूं जो दवाई छिड़क रहा था कर्मचारी, इसने ना तो दवाई पी ना खाई, उसके सूंघने से ही बेचारा बेहोश हो गया। और मैं इन बालकों के अनाज पे सीधा जहर का स्प्रे करवा रहा हूं। यू देश का भविष्य, माँ बाप का भविष्य, और इसको मैं जहर खिला के मारने का काम कर रहा हूं। अब यू पाप मैं नहीं करूंगा, और मैंने वहीं से निर्णय लिया कि मैं जहर वाली खेती नहीं करूंगा। अब अगली बात सुन, मैं सीधा अगले दिन गया कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। वहां एक डॉक्टर हरिओम जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे, मेरे जानकार भी थे। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं जहर वाली ये खेती नहीं करना चाहता, इसके बदले में कोई तरीका बता, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, भाई जैविक खेती आप कर सकते हो। मैं कहा वो क्या है?
उन्होंने कहा मैं ट्रेनिंग दिलवा दूंगा। मैं कहा जरूर दिलाओ। अब मैंने भी वह ट्रेनिंग ली और जो मेरे खेत में कर्मचारी काम कर रहे थे मैंने उनसे भी दिलाई। और उन्होंने क्या करा जैविक खेती में, पक्के खड्डे बनाए, उसमें गोबर डाला, घास फूस डाला। उसमें जो गंडोया केचुआ हो भारत का है ही नहीं, वो विदेश का है, बाहर का लाया हुआ। हाँ या ना? हाँ जी, हमारा नहीं है ना हाँ जी। वो गोबर खावे, मिट्टी को नहीं खाता और ना धरती में वो छेद वैसा बनाता। तो मैं भी वह केचुए गंडोए खरीद के लाया और मैंने उस गोबर में डाले और 2-2.5 महीने उन्हें खाया, उसको खाना शुरू करा। फिर उन्हें छानते हम, गंडोए ऊपर आ जाते, वो वर्मी कंपोस्ट नीचे आ जाता खाद। ये काम चालू करा मैं, बड़ी मेहनत का काम है। फिर खेत में डाला, उसमें खरपतवार दुनिया भर का हो गया, उसमें काटन पर जुटे रहे, वो सारे मजदूरी वो ले गया। 1 साल पहले साल मैंने 5 किले में करिया खेती, कुल 5 में कुछ नहीं पाया, कीट पतंग खा गए सारे में। अगले साल फिर मैंने करा, भाई कोई बात नहीं, पहले साल दिक्कत होगी करेंगे। दूसरे साल मैंने 50% मिला उसमें से। फिर तीसरे साल भी करी, लगभग 80% मेरे को फायदा हुआ। पर मेरी अकल में एक बात आई, इस खेती में ना तो मेरी मेहनत कम हुई, ना मेरी पैदावार बढ़ी और ना मेरा खर्चा घटा। या खेती तेरे पे तो गुरुकुल में 200 किले हैं, जिस बेचारे किसान पे है 2-4 किले, 2 किले, 3 किले, इतने रह गए आजकल, इतने रह गए ना, 2-3 किले रह गए। वो इस जैविक खेती न करेगा तो पक्का भूखा मरेगा। मेरी कतई समझ में आ गई ये बात। और मैं फिर दोबारा उसी कृषि वैज्ञानिक पे गया, डॉक्टर हरिओम पे, डॉक्टर साहब यह जो जैविक खेती आपने सिखाई, इनमें 3 साल हो गए करे और 3 साल में मैंने इसमें कुछ नहीं बचा। वो कहने लगे बस इसे का नाम जैविक खेती है जी, आप कर सको देख लो, नहीं तो फिर दोबारा यूरिया DAP पा जाओ। तो मेरी समझ में आई कि भाई तू आधा की यूरिया डाल ले, आधा की न डाल ले, मिलासी के कर ले, बालक मरण का खतरा ना हो। मैं सोच रहा था इतनी देर में उस डॉक्टर हरिओम जी ने मेरे को 2, एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है ना हमारा, वहां के कृषि वैज्ञानिकों की एक किताब दी मेरे को, और एक दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के कृषि वैज्ञानिकों की लिखी थी। और उसमें वो लिखते हैं किसानों के लिए सिफारिशें, ऐसा लिखते हैं। तो उन्होंने मेरे को दिया जी जैविक खेती क्या है, इसको पढ़ो आप। अब समझियो, सुनियो बड़े ध्यान से। अब ये जैविक खेती के है, इसके बारे में उनके वैज्ञानिकों ने उसमें लिखा था कि भारत देश के लोगों का पेट भरने में 2 फसल सबसे बड़ा योगदान करती है, एक गेहूं और एक चावल। समझ में आई? भारत में जो लोग रहते हैं ना हमारे की तरह, वह हरियाणा वाले चावल तो पैदा करें, खाना कम है, हम तो गेहूं पे चढ़ाई रखें, यही ना प्रोग्राम। बाकी देश में कतई निरा चावल खाते हैं, दक्षिण भारत में वहां रोटी मिलती है नहीं। तो कुल मिलाकर पूरे देश में जितने जनता है उसके पेट भरने का काम 2 फसल चलावें, एक गेहूं और एक चावल। और ये दोनों फसल हरियाणा में दबा के करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं कि नहीं? भाई बोलते हो मेरे पीछे, मेरा भी जी लगा रहेगा, मैं भी सोचूंगा सुने, जो नहीं सोचूंगा सोगे। यहां तक आगे समझ में, अब आगे समझो, बड़ा मजा होगा आपको। तो इन दोनों फसलों को, गेहूं और चावल की, 1 किले में भरपूर फसल लेनी है तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं 1 किले में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए।
कितनी चाहिए? 60 किलो नाइट्रोजन। अब यदि रासायनिक खेती से नाइट्रोजन पूरा करना है तो मंडी में जाओ और खाद वाले की दुकान पर तो यूरिया डीएपी खरीदो और 60 किलो 2-3 बैग आगे पीछे करके खेत में डाल दो तो पूरा हो गया और पैदावार भी पूरी होगी। ठीक होगी बात। पर अब जैविक खेती में वो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा क्योंकर होगा। 1 टन गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमने कितना चाहिए? 60 किलो। तो इसका मतलब क्या होया? 1 किले में 300 क्विंटल गोबर की खाद डालोगे तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा और 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो पैदावार भी पूरी होगी। समझ में आ गई? अब मैं आप सबसे पूछूं, आज इतना पशुधन हमारे पे है कि 1 किले में 300 क्विंटल गोबर की खाद डाल सके? है इतने पशु? नहीं। नंबर 2, और हो भी तो 300 क्विंटल गोबर पैदा करने के लिए तो 20-30 पशु चाहिए। किला 1, पशु 30, वो अपने बालक पाला गए, डांगरा न पाला गए। आगे समझ में? यह है जैविक खेती। इतनी गोबर की खाद